इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो दूसरा अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन। लिखने की कला और शहरी जीवन कैसी होती थी, कैसे शहरी जीवन को बसाया जाता था, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कब से भाषा को शुरुआत हुआ, कब से उसको अपने संस्कृति में ढाल दिया गया, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मतलब इस बुक के अनुसार शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया मतलब अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका अमेरिका में हुआ था। हम लोग तो भाई अचार डाल रहे थे, इसलिए हम लोग को पता ही नहीं था ना। ऐसा नहीं है, शहरी जीवन उस एरिया का उधर हुआ होगा, अपने इलाके का अपने जगह पर हुआ होगा। क्योंकि कब क्या हुआ कब क्या नहीं हुआ कौन जानता है जी। पहले भारत में हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, सबसे बड़ा मजाक तो भैया हमारे साथ ये होता है कि भारत का खोज किसने किया था। अरे भैया, भारत का समुद्र में भुला गया था कि खोज कौन किया था। तो बताया जाता है कि आर्यवर्त, इन्होंने भारत का खोज किया। भारत का खोज नहीं किया, भारत तक पहुंचने के रास्ते को खोज किया था। वो भारत तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और उन्हीं की वजह से अंग्रेज आए, यूनानी आए और सब लूट कर चला गया। सब भारत को सब कुकुर बिलाड़ आया, लूट कर लेकर चला गया सब। आगे देखते हैं, ये सब बात तो अलग हो गई। फरात और दजला इस जगह का नाम है। तो फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। कहाँ का? इराक का हिस्सा है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर सब प्रकार के जीवन है। आपको मैं बता दूं, आज से करीबन 400 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि जहां पर हजारों लाखों किलोमीटर से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। काहे? यहाँ पर 64 कलाओं को पढ़ाया जाता था। आज किताब में करीबन 7 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, आज स्कूल में किसी भी स्कूल में पढ़ लो तो 7 सब्जेक्ट के अलावा तुमको दूसरा पढ़ाई नहीं होगा। लेकिन पहले के जमाने में 64 कला को बताया जाता था। 64 कला में खाने पीने, कमाने, रहने, सोने, पढ़ने, लिखने से लेकर खेल कूद, पानी भरना, काम करना, इंजीनियरिंग का सब चीज सिखा दिया जाता था। उसमें वेद शास्त्र, पढ़ना, पढ़ाना, पूजा करना, पूजा करवाना, सब सिखाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूसागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। मतलब ये कब फैला था? आज से करीबन 5000 साल पहले फैला था, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आसपास के इलाके में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखी पढ़ी जाने लगी थी। मैं आपको बता दूं, जब हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस समय मिस्र भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और मिस्र में पिरामिड भी बनाए गए थे। आज के साइंटिस्ट कितना भी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि पिरामिड का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, पिरामिड बना क्यों था। इतना बड़ा बड़ा पिरामिड पत्थर काट काट कर बनाया गया। पत्थर आया कैसे? आया तो आया, पत्थर काट कर उतना ऊंचा बनाया कैसे गया? कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता है, खाली अनुमान लगा सकते हैं ये लोग। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि लेखन और शहरी जीवन के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में। ठीक है, शहरी जीवन या शहरी लेखन, चाहे लेखन के बीच का अब अंतर हमें मालूम करना है। और फिर यह जानेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। मतलब लेखन के क्रिया में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। अभिलिखित इतिहास की बात मैं कर दूं तो आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे विवरण में देखा गया है। सुमेर और अकद कहा जाता था। कहाँ का? निचले इलाके को, निचले शहर को। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया गया ना, तो नीचे विवरण दिया गया है, लेकिन शहरी कृतियां
तो आपको ये दो नाम वहां पर मिलेंगे, सुमेर और अकद, इन दोनों को कहा गया था। और 2000 ईसा पूर्व के बाद, मतलब आज से करीबन 5000 साल पहले से, अब उसके बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, उसके बाद से बेबीलोन शहर एक नया आया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। क्या नाम था दक्षिणी का? दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया के नाम से सब लोग जानने लगे। लगभग 1100 ईसा पूर्व से, मतलब आज से करीबन 4000 साल पहले, जब असीरियाइयों ने, सीरिया में जो लोग रहते थे जो बाहर से आ गए, तो असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा, क्योंकि बाहर का लोग आकर वहां पर कर लिया। तो पहले सीरिया हुआ करता था, अब दूसरे लोग आ गए तो असीरिया, मतलब सीरिया का नहीं, असीरिया, बाहर के लोग आकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा जो थे वे सुमेरियन यानी सुमेरी थी। वहां का भाषा सुमेरी भाषा था। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब मतलब आज से करीबन 4500 साल पहले जब अकदी लोग उधर आ गए, तब अकदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। और अकदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ फलती फूलती रही। मतलब आज से करीबन 2300 वर्ष पहले, 2300 साल पहले फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक एक जगह का नाम है और वहां का ही भाषा हुआ करता था। अरामाइक भाषा की भी प्रवेश शुरू हुई, वहां पर अरामाइक भाषा भी अब आ गया। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। कहां से? हिब्रू से। और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। और यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। आज भी इराक के बहुत सारे इलाकों में बोली जाती है। आप भी जाओ तो बोल कर आओ, नहीं जाओ तो मत बोलो भैया। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुआ था। कब? मतलब आज से करीबन 150 साल पहले इसके बारे में बात हुई थी, खोज हुआ था। वहां एक या दो स्थल पर, जैसे उरुक और मारी में जगह है, तो उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। और भारत में किसी भी स्थल पर कितने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। भारत में कोई परियोजना नहीं चली, चाहे कोनो जगह हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन समुदायों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषण, कब्र, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर हमको मिला तो। यूरोप वासियों के बीच मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल का जब प्रथम भाग लिखा गया था, तो ओल्ड टेस्टामेंट्स में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है, उसमें मिला है देखने के लिए। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक थी, उसका नाम था बुक फॉर जेनेसिस। क्या नाम था? बुक फॉर जेनेसिस में लिखा गया है कि सिमार का उल्लेख है उसमें। किसका? सिमार जगह है, उसका उल्लेख उसके में दिया गया है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। मतलब वहां पर ईंट से शहर बनाए जाते थे। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। जितने भी विद्वान जन हैं, तब विद्वान जन कहाँ का? मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों का भूमि के रूप में उसको मानते हैं। और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई, तो ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी उधर के अक्षर से सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया, मतलब उसको पूरा करने का प्रयत्न किया कि कोई सबूत जो हमें मिला है
अक्षरश जो मिला है उसको थोड़ा ठीक ठाक से कर दे और जनता को ठीक ठाक से बताएं कि क्या हो सकता है। 19वीं सदी के माध्यम से देखा जाए, मतलब आज से करीबन 70 साल पहले, क्योंकि यहाँ पर मध्य की बात हो रही है, तो मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। मेसोपोटामिया को खोजने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह था, लेकिन अभी तक ले उत्साह कम नहीं हुआ, खोजाई जारी है। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का चर्चा उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल पलावन की कहानी का अंकन है। मतलब बताया जा रहा है कि पानी के वजह से उधर के लोग किधर किधर गए, कहां कहां बाढ़ आया, उसके बारे में उस टेबल पर लिखा गया है पट्टिका पे। उसी का खोजाई हो रहा है मेसोपोटामिया में, जो बहुत सालों से चल रहा है। करीबन आज से 70 साल हो गया खोजते खोजते, मिला कि नहीं मिला इस कहानी में मालूम चलेगा। तो 1950 में चालू हुआ और 60 के बाद आ गई यहाँ पे। तो 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी अक्षर से, मतलब एक तरह से मतलब जाने मानने वाले लोग हैं कि हाँ एक तरह से कोई बोल दिया तो बोल दिया, वैसा ही सही नहीं है, मतलब लोग उसको सही नहीं मानते थे। लेकिन यह इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है, अपने ढंग से बताती है कि पुराने जमाने में क्या हुआ, अतीत हमारा कैसा था। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें जितने भी थी अधिक उन्नत, बहुत ज्यादा वह मतलब प्रसिद्ध हुआ, और जितने भी हमारे तकनीक थे, पुरातात्विक विभाग के पास जो तकनीक था वह भी आर्टिफिशियल होते गया और ज्यादा उसमें अपडेट होते गया और बना, और अच्छा से अच्छा मशीन बनना चालू हो गया है और परिष्कृत होती गई, मतलब वो ठीक धीरे धीरे ठीक होता गया और एडवांस होता गया। और इसके अलावा अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा है, और यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन को भी परिकल्पना की जाने लगी। आम लोगों के जीवन जो था उसका भी परिकल्पना चालू हो गया, और बाइबल की कहानियों को अक्षरश, बाइबल की जो कहानी थी अक्षरश सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। उसको सच्चाई को प्रमाणित कर देने का काम जो था वो सब किसी के जहन में बस गया कि नहीं भैया अब तो हम करिए का मानेंगे, हारेंगे नहीं। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन प्रवृत्ति अध्ययनों पर आधारित है, जो हमने अभी तक पढ़ा उसी पर बाकी सब आधारित है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। बाइबल के अनुसार यह जल पलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, बहुत ज्यादा जल पलावन था, किंतु परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोवो नाम के एक मनुष्य को चुना, और नोवो ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल पलावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसे ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत इतिहास में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीव सूत्र या उत्नपिष्टम कहा जाता है। और जो मैंने आप यहाँ पर कहानी सुने ना कि नाव नाम का तो कुछ तो था, लेकिन ये सरासर गलत है। ये जितने भी बाइबल में लिखे गए, बाइबल में लिखा कौन है? बाइबल को लिखने वाला। तो बाइबल लिखा कैसे गया है? यहाँ के रामचरितमानस को पढ़कर, गीता को पढ़कर, भारत में जो रामायण का किताब है उसको पढ़कर। आप सतयुग की बात जब मैं बता दूं तो सतयुग में बहुत बड़ा मतलब सुनामी आया था, तो उस समय भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लिए थे, मछली का अवतार लेकर एक राजा थे, बहुत ज्यादा अच्छा राजा था, राजा का मुझे नाम याद नहीं है। तो उस राजा के उंगली में आ गए, हाथ में आ गए, जब नहाने गए थे वो जल ढारने के लिए। तो फिर राजा से बोले कि नहीं महाराज मुझे अपने महल ले चलो, मुझे सुरक्षित रखो। महल में ले गए तो एक बर्तन में रखे और बर्तन के बराबर मछली हो गया। फिर बड़ा बर्तन में लाए, बड़ा बर्तन के बराबर हो गया। फिर उससे बड़ा बर्तन लाए, उससे बड़ा बर्तन के बराबर में हो गया।
लेकिन राजा ने वचन दिया था कि मेरे महल में बहुत ज्यादा जगह है, आप कहीं भी रह सकते हैं। इसीलिए राजा ने एक बहुत बड़ा इनार देखा, उसमें डलवा दिया, इनार से बाहर निकल गए। फिर पोखरा में डलवाया, उससे भी बाहर हो गए। तब उनको नदी में लाकर छोड़ना ही सुरक्षित माना गया, और नदी में छोड़ा गया तो नदी के बराबर उस मछली का वजन बढ़ गया। तो वो जो राजा जो थे प्रणाम किए और बोले कि भगवान आप असली अवतार में आ जाइए, असली रूप में आ जाइए। तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार से अपने विराट रूप में आए। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है जी, आप सब बिया को ले लो, सब ऋषियों को नाव में बैठा लो, और जब बाढ़ आएगा तो आप नाव में बैठ जाना, हम शेष नाग बनकर आएंगे, आपने मेरे पूंछ में अपने नाव का खूंटी बांध लेना आगे वाला, हम तुमको सुरक्षित जगहों पे पहुंचा देंगे। उसी का कॉपी किया गया है। ये मेसोपोटामिया की जितनी भी कहानी है अपने भारत से कॉपी किया गया, इसलिए गर्व करो अपने भारत पे। भारत अपना सबसे आगे, बाकी सब बेकार। क्यों? सब चीज देने वाले हम खुद हैं। जितना भी अंग्रेज वगैरह लूट कर ले गया, सब का ले गया, हमारे पैसा ले गया। इतना ज्यादा अमीर कैसे? हमने दिया। इतना ज्यादा अमीर कैसे हुआ? हमने कराया। उनके पास लेबर का काम कौन करता है? हमने, हमारे हिंदुस्तान के लोग करते हैं। और हिंदुस्तान कोई छोटा इलाका नहीं था। पाकिस्तान, ईरान, काबुल, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या था? सब हिंदुस्तान का भाग था। मतलब हिंदुस्तान के लोग ही उधर जाकर काम करते हैं, तो डरने का नहीं। पूरा हिंदुस्तानी का राज है चारों तरफ से, और हिंदुस्तान के वजह से, भारत के वजह से ही पूरा देश दुनिया फल फूल रहा है। नहीं तो चाइना की क्या हिम्मत? चाइना तो वैसे कंकाल देश था, लेकिन बाद में उसको बढ़ाया गया बच्चा समझकर। तो आज कान के ऊपर चढ़ गया तो कान पर पेशाब करता है कि हम ये शक्तिशाली है। भैया हाथी चूंकि अंडा लेकर है, शक्तिशाली बनता है अपने आप को। लेकिन उसकी बात छोड़ देते हैं। अपने पूर्वजों के ग्रंथ पढ़ो भैया। ग्रंथ पढ़ोगे ना तो आपको ये कहानी मिलेगा जब मत्स्य अवतार विष्णु जी लिए थे। आप सर्च करना मत्स्य अवतार श्री हरि विष्णु, आपको यूट्यूब पर भी उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। अरल सागर, ये अरल सागर है। कैंपियन सागर, ईरान, फारस की खाड़ी, ये सब इधर से समुद्र आते जाते रहता है। ये अरब सागर है, और इधर अपना भारत है। आगे आता है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो इराक भौगोलिक विविधता एक देश है। क्या है? एक भौगोलिक विविधता का देश है। चारों तरफ से उसमें प्राकृतिक धन दौलत वहां पर एकदम समाया हुआ है। पेट्रोल, किरासन, खदान, सब चीजें उधर। इसके पूर्वोत्तर भाग में जाएंगे तो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। और साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। स्वच्छ झरना है और जंगली फूल है चारों तरफ से। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है कि अच्छा फसल निकल जाएगा। यहाँ 700 से 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। मतलब आज से करीबन 8000 से 10000 साल पहले उधर खेती चालू हो गया था। उत्तर में ऊंची भूमि, उत्तर में जाओगे तो ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। मतलब पहाड़ से नीचे उतरो स्टेप खत्म, फिर नीचे उतरो स्टेप खत्म, फिर नीचे उतरो स्टेप खत्म, तो उसको स्टेपी भूमि बोलते हैं। तो स्टेपी भूमि भी उधर बहुत ज्यादा है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का, वहां पर पशुपालन जो था खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। वहां पर बहुत ज्यादा खेती पालन होता है। और सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है और उसी से अपना काम चला लेती है। पूरब में दजला नदी की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। और दजला से इराक में जो नदी जाता है उससे लोग परिवहन भी कर लेते हैं, इधर से नाव से उधर माल ढके लाते हैं। और दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। दक्षिणी वाला भाग एक पूरा रेगिस्तान है, और यही वह स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेख प्रणाली का प्रादुर्भाव
हुआ था, सबसे ज्यादा पहले वहीं पर शुरुआत हुआ था लेखन प्रणाली। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी कि शहरों के जैसा इसका भी भरण पोषण हो सकता है, क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां जो भी थी, दोनों नदियां फराज और दजला, ये उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी और उसी पर खेती चलता था। जब इन नदियों में बाढ़ आती है, उन नदियों में बाढ़ जब आती है अथवा जब इसके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लेकर जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी जो है वहां जमा हो जाती है। जमा होने के बाद वहां पर हम खेती वगैरह कर सकते हैं। ये देखो, शायद ये नदी ही है, ये नदी ऊपर से नीचे आ रहा है, मेन नदी होगा। तो ये देखो बालिख नदी, यहाँ पर उसको नाम देते हैं हाबुर नदी। हाबुर नदी, मारी का खाड़ी है इधर, फिर से निनवेड, निमरूड, असुर, असुर की घाटी भी है इधर, और असीरिया, बदगाद, तेल आबू सलाबिक, तेल आबू सलाबिक, इधर बेबीलोन का शहर है, देख लो। इधर को खाड़ी अपना चलाता है, सारा पानी इधर आकर गिर जाता है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बट कर बहने लगती है, अलग अलग प्रकार में वो बढ़ जाती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई के नहरों का काम देती थी। सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा था ये साधन, और इससे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। और रोम साम्राज्य विषय 3 सहित सभी पुरानी अवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहां फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। शुरुआत में आपको कुछ ना कुछ आवश्यक कमी हो जाती थी वर्षा का, क्योंकि पानी तो ज्यादा बरसता नहीं था। जो पानी है नदी का है भैया, उससे काम चलाओ, नहीं तो पानी उधर बरस में नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो। खेती के अलावा बात कर ले तो भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदान, पूर्ववर्ती मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये जो भी पालना पुलना था वो सब पहाड़ी ढालों पर ही सब कुछ पाला जाता था। जैसे में आपको चाहे भेड़ बकरी चाहे कुछ भी हो, आप जहां पर ढलाव वाला स्टेपी भूमि है उसी पर ये लोग पालते थे भेड़ बकरियों को। चाहे कुछ बोना भी है तो उसी पर बो लेते थे। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर स्थित थे। यहाँ पर बाढ़ कभी आता ही नहीं था, और बारिश होता था तो ऊपर से धीरे 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 एकदम लाइन बाय लाइन पानी चलाता था नीचे तक ले, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। और भेड़ बकरियां रखने से एक फायदा था कि दूध, मांस और ऊन ये बहुत ज्यादा वहां पर मिल जाते थे। और इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी ही नहीं रहा करती थी। मछली की तो बात छोड़ दो, एकदम खूब मछली है भैया। और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल फूल देते हैं, और उधर खजूर खाओ गर्मी के दिन में। खजूर को पिंड खजूर भी बोला जाता है, खजूर फल को पिंड खजूर। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। जितने भी शहर के विकास थे, ग्रामीण गांव के वजह से ही गांव समृद्ध हुआ, इसके वजह से ही शहर भी समृद्ध हुआ। ये भुलाना नहीं। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में इन विकास के दूसरे बातों को जब बात में कर लेते हैं, क्योंकि एक बात से पेट तो भरता नहीं, दूसरी बातों को भी उठा ले, तब विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? शहरी जीवन के तो बारे में हमें मालूम चलना ही चाहिए, लेकिन स्पष्ट जानकारी की बात यहाँ पर हो रही है, एकदम पूरा तरीका से स्पष्ट। यहाँ पर देखो विश्व इतिहास के कुछ विषय, अभी हम ये बुक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण
कांस्य युग यानी लगभग आज से 6000 साल पहले हुआ था। आज से 6000 साल पहले, मतलब ईसा के 3000 और 3000 उसके बाद का, तो 6000 साल पहले। तो कांसा तांबा रांगे से मिश्रित एक मिश्र धातु बनता था। तो मिश्रण से बनता था, कुछ ना कुछ मूर्ति बनाए जाते थे, तलवार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे। तो कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी और बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जरने, फर्नीचर में कुछ ना कुछ डिजाइन बनाया जाता था, सीढ़ियां बनाना, सीढ़ी काट कर निकालना आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। और मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। और मेसोपोटामिया के जितने हथियार थे सब लोहा चांदी सोना का ही होता था। उदाहरण के लिए देखा जाए तो भालों की नोक कांसे की बनी होती थी, मतलब लोहा का ही बना रहता था जो मिश्र धातु से बनता था। और जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं, 38 पेज पर जाएंगे हम देख सकते हैं कि कैसे क्या हुआ, मतलब अगले अध्याय में देख सकते हैं। इस अध्याय में तो आशा नहीं है, लेकिन कोई ठीक भी नहीं है। देखो कितना पेज है ये, शायद इसमें देखने को हमें मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे शहरीकरण का महत्व। तो शहर के बारे में तो आप सब जानते हो कि शहर में सुख सुविधा होता है, बहुत आसानी से हर चीज मिल जाता है, लेकिन भैया बीमारी भी उसी तरह मिलता है। तो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते, केवल लोग रह जाएं उसको शहर नहीं बोलते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। जहां भी फैक्ट्री लग जाएगा वहां पर जनसंख्या बढ़ ही जाएगा। इसके फलस्वरूप देखा जाए तो कस्बे बसने लगते हैं। कुछ फैक्ट्री लग जाएंगे, रोजगार हो जाएगा, तो कस्बा बसने लगेगा, लोग घर बनाने लगेंगे। ऐसे परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना, लोग कस्बों में कब रखते हैं इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि सब ऐशो आराम की जिंदगी, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पन्न और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, नगर के लोग जितने भी थे वो आत्मनिर्भर नहीं रहते। क्यों भैया नगर के लोग आत्मनिर्भर क्यों नहीं रहते, बताते हैं। और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। और शहर के लोग इसलिए आत्मनिर्भर रहते थे क्योंकि उनको हर चीज के लिए गांव के इलाके चाहे शहर के इलाके के लोगों से ही उनके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था, और उनमें आसपास में बराबर लेन देन होता रहता था। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक पत्थर की मुद्रा बनाने वालों को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। भैया यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि पत्थर पर कुछ ना कुछ निकासी बनाना है तो भैया लोहा चांदी का तो हथियार चाहिए ना, लोहा स्टील का हथियार नहीं रहेगा तो कैसे हम छेद छाद करेंगे उसको। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता, वह स्वयं ऐसा औजार नहीं बना सकता, और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहां से प्राप्त करे, और उसकी विशेषताएं तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाले भी धातु तांबा रंगा टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, मतलब धातु का कुछ भी लाना है बनाना है उसके लिए भी वो लोग बाहर नहीं जाते थे, अपने पास से ही कुछ ना कुछ लेकर बना लेते थे। इस ईंधन के साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत होती है, और कुछ भी बनाएंगे तो भैया हम कुछ जलाएंगे तब ना उसको पिघलाएंगे चाहे गर्म करेंगे, तो उसके लिए कोयला का जरूरत होगा, तो कोयला के लिए भी हमें दूसरे पर निर्भर होना पड़ता था। इस प्रकार श्रम विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स, शहरी जीवन की विशेषता है, जिसमें बहुत मजा आता है। आप भी देखोगे ना शहर में रहकर
तो आपको सब चीज मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ बीमारी मिल जाएगा। एकदम ऐसा बीमारी कि जल्दी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है, और शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें अलग अलग जगहों से आती है। क्योंकि भैया जो भी लाओगे अलग अलग जगह से लाओगे तो कोई ना कोई तो जाएगा तो लाएगा ही, और जो लाएगा वो भंडारण तो करेगा ही। तो जिसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि व्यापार करेगा कौन? जो भंडार करके बेचेगा वही व्यापार करेगा, और वो व्यापार करेगा तो कुछ ना कुछ तो पैसा कमाएगा ना। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं। कहां से आते हैं? गांव से। और उनके संग्रहक तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है, उसको बांटने के लिए, बेचने के लिए, सब लोगों में समान एक सामान्य रूप में देने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। जैसे में मुद्रा काटने, क्या चीज? मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जो मुद्रा बनाता है उसको केवल पत्थर ही नहीं, उस पर निकासी करने के लिए हथियार भी चाहिए, नहीं तो कहां से करेगा। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं, और दूसरे उनका पालन करते हैं। तो जो मालिक होगा वही ना आदेश देगा जी, और जो नौकर होगा वो किसको आदेश देगा? वो तो खुद जाएगा। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है, और शहर में जितने भी लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो अपने हिसाब किताब के लिए कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना। तो वहां पर लिखने का भी रूप चालू हो गया था। ये तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है, वर्का शीर्ष है। किसका? वर्का, मतलब वर्कर का एक शीर्ष है। तो 3000 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीबन 5 से 6000 साल पहले का यह बनाया गया है। उरुक नगर में स्त्री का यह सिर स्त्री का है। एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, और इसकी आंखों और भवों में क्रमश नीले लाजवर्द, लैपिस लेजुली इंग्लिश में उसको बोलते हैं, तथा सफेद सीपी और काले डामर। हम अब पहले तो कोयला का इस्तेमाल करके, चाहे तेल घी का इस्तेमाल करके दिया बना लेते थे, और दिया से जो ऊपर भाप आता था उसका कजरावटा हो जाता था। आज गया जमाना, गेला रे गेला, सब जमाना गया। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है, जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था, मतलब माना जाता है। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है, और इसके मुख्य टोपी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराश कर बनाया गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। हाँ सही बात है, इतना दिन से है तो भैया बहुत ज्यादा मेहनत हुआ होगा ना इसके पीछे। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, उनकी सूची बनाइए और यहाँ पर बताइए कैसे क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक हमें यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले भाग में, भाग 2 में, इसके आगे की कहानी बताएंगे, जिसमें हम शहरों में माल की आवाजाही के बारे में पढ़ेंगे कि सामान शहरों में आते जाता कैसा था। ठीक है, धन्यवाद।